हेलो एवरीवन, आज मैं वापस आई हूँ हमारे एक नए चैप्टर से जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने इससे पहले 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा, है ना। एंड अभी आपके पास अब टू वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, है ना। कवर करेंगे एंड क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करेंगे, और हमारे स्टार्टर में कितने टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में सारे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आया इंट्रोडक्शन, मतलब कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, वन वेरिएबल टू वेरिएबल, इसका डिफरेंस, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। फिर ग्राफिकल मेथड की जो हम अपने इक्वेशंस हैं, अगर हमारे पास कोई दो पेयर ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उनका हम आंसर ग्राफिकल मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद एल्जेब्रिक मेथड, यहाँ पे हमारे तीन मेथड आते हैं जो कि सबसे पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हमारा आता है एलिमिनेशन, और फिर लास्ट में हमारा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों मेथड भी, ग्राफिकल मेथड के साथ ही हम ये तीनों मेथड भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन हमारी कुछ एल्जेब्रिक एंटिटीज को कंबाइन करके लिखने का एक वे है, जहां पे हमारे जितने भी वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं, एक वेरिएबल यूज करें, दो वेरिएबल्स यूज करें, तीन वेरिएबल्स यूज करें, सारे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है, यानी कि जो डिग्री है वो हमारी 1 ही रहेगी। तो लीनियर इक्वेशन इज एन एल्जेब्रिक नंबर सेंटेंस। एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं जहां पे हमारा इक्वेशन है तो इक्वल का साइन भी आएगा। ये मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन किया था कि इक्वेशन का मतलब कि इक्वल का साइन आता है। एंड इसके लेफ्ट साइड में हमारे पास एक वेरिएबल है एंड आपके पास कुछ कांस्टेंट वैल्यूज भी हैं, जिससे कि आप इसको सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। फिर वो क्या कह रहे हैं, दैट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन यू ग्राफ इट। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम चाहें इसको ग्राफ करना चाहें, अपने ग्राफ पे प्लॉट करना चाहे, तो वो एक आपकी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ऐसे बन सकती है, या आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन सकता है, बट आपका ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, कर्व नहीं बनता है। अगर कर्व बनेगा तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया 3x + 4 = 10, तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके x आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये है वन वेरिएबल, ये है आपका वन वेरिएबल, है ना। यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हुई इन वन वेरिएबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट पावर यानी कि जो डिग्री है वो हमारी 1 रहेगी, तो डिग्री है वो हमारी 1 रहेगी, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वेरिएबल्स की जो पावर है वो हमेशा हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा x² + y + z = 8, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि x की पावर 2 जा रही है, तो जो कि डिग्री आपकी 2 आ गई, मतलब कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। बट अगर हमारी हाईएस्ट पावर 1 जाएगी तो दैट वुड बी अंडर द कैटेगरी ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये कि हाईएस्ट पावर आपकी किसी भी वेरिएबल की 1 जा रही है, जितने भी वेरिएबल्स उन सब की हाईएस्ट पावर इज 1। फिर हम आते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल लिखा था, वैसे मैं एक और यहाँ पर लिखना चाहूंगी। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा, 3a + 11 = 8। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया मैंने, है ना, जो कि यहाँ पे क्या है, a। आप कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, बट एक ही वेरिएबल है तो हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही दी गई है ना। अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है ना, जैसे ये है हमारे पास एक वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन दी है, तो आपको मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पे आपको इसी इक्वेशन से आंसर मिल जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल की इक्वेशन को हम एक ही इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। बट जब बात आती है दो वेरिएबल की, जब बात आती है इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमें कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए अपने दोनों वेरिएबल्स की रिस्पेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए। जैसे कि मैंने बोला अगर कि x + y = 11, तो मेरा क्या मतलब हुआ कि जो दो वेरिएबल्स है इनका सम इज 11, है ना। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि आप x एंड y की वैल्यू फाइंड करो, तो आप इस सिंगल इक्वेशन से आंसर फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कम से कम एक इक्वेशन और चाहिए ताकि आप वैल्यू फाइंड कर सके। जैसे कि
मैंने बोला x माइनस वाई इज 7, तो अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी बन गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। अब जब ये पेयर हमारे पास आ गया है, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस आ गई हैं, इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके x एंड y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये मैं आपको डिटेल में मेथड वाइज, बहुत सारे मेथड होते हैं, उनके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिल रही हो, आपको लगता है कि आपको हेल्प कर रही है ना, आप ऐसे ही चैप्टर्स और चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूं, वीडियोस बनाती रहूं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आगे बढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड पे। ग्राफिकल मेथड मतलब कि हम अपने जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख के, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता क्या है। ठीक है, अब किसी भी लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल में जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करते हैं तो वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब, a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ y एंड c हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ये हमारा आ गया कांस्टेंट। ठीक है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3x इज इक्वल टू y माइनस 5, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। सारे टर्म्स को, जितने भी टर्म्स हैं सबको मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ आपके a b c की वैल्यू क्या हो गई। a आपके पास आ गया 3 जो कि है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y एंड c हमारा आया कांस्टेंट। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई a b c की। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। ठीक है, अब हम एक ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। पहली है x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और दूसरी हमारे पास गिवन है 2x माइनस 9 इज इक्वल टू y। तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेना। तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, यहाँ पे हम ये लिख लेंगे 2x माइनस वाई इज 9। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इनकी एक टेबल फॉर्म करेंगे x एंड y की रिस्पेक्टिव वैल्यूज की। टेबल से क्या मतलब मेरा कि मैंने x एंड y की वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, अब मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू 0 कर दी। क्या किया, x की वैल्यू 0 कर दी, या 0 ना करके हम एक काम करते हैं, इसे 2 कर लेते हैं। ठीक है, मैंने x की वैल्यू 2 कर ली। अब 2 करने पे y की वैल्यू क्या आएगी इक्वेशन से, मैंने यहाँ पे x को कर दिया 2, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। मैंने x को कर दिया 2, है ना। अब यहाँ से हम y निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने एक वेरिएबल तो ऑलरेडी एक नंबर उसको असाइन कर दिया है। तो यहां से आपके पास 3y आ गया 6, यानी कि y कितना आ गया 2। क्या मतलब इसका कि जब मेरी x की वैल्यू 2 है तो गिवन फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से अगर x 2 है तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, y की वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, यानी कि हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, है ना। मैंने क्या किया, मैंने y को एक वैल्यू असाइन कर दी 0, तो यानी कि आपका जो ये टर्म हुआ ये पूरा का पूरा आ गया 0 एंड x आ गया आपके पास 8, है ना। मतलब जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आएगी 8, है ना। अब आप पूछोगे मैम कितने पॉइंट्स निकालने हैं, जो हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं x की वैल्यूज, एक ये निकाली, दूसरे ये निकाली, अब कितनी बार निकालना है, तो कम से कम हमें 3 पॉइंट्स निकालने हैं, 3 वैल्यूज को हमें फाइंड करना है हर इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 निकाल ली है, एक वैल्यू हमें और फाइंड करनी है। तो हम कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं रैंडम, जिससे कि हमारा कोई होल नंबर आ जो कि हमें प्लॉट करने में इजी हो। इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि हम होल नंबर्स पे काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम और क्या वैल्यू ले सकते हैं, अगर हम y की वैल्यू 1 ले ले, यानी कि x प्लस 3y में हमने अगर y की वैल्यू को 1 कर दिया तो ये आपके पास हो गया 3 इंटू 1 प्लस x इक्वल्स टू 8, जो कि आपके पास आ गया 8 माइनस 3, तो x हमारे पास आ जाएगा 5।
है ना। इसका मतलब अगर y की वैल्यू 1 है तो x आपका कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये हमने एक टेबल फॉर्म कर ली, कम से कम 3 वैल्यूज की, ठीक है। हमें 3 वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट करनी है, ठीक है। ये इक्वेशन हम एक बार प्लॉट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। स्ट्रेट लाइन मतलब कि हमने ये जो पॉइंट्स निकाले हैं ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन पे लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन हम इनसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 2,2। 2,2 का मतलब क्या होगा कि हमें ओरिजिन पे है, ये आपका ग्राफ है, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा पॉइंट है ओरिजिन, दैट इज O, ठीक है। अब हम ओरिजिन पे होते हैं, ठीक है। जब ओरिजिन पे है सबसे पहले हम x चलते हैं। x हमारा होता है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। x हमारा इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड y एक्सिस हमारा होता है ये वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम ओरिजिन पे हैं और हमें x एक्सिस पे 2 पॉइंट्स चलने, 2 यूनिट्स चलने, तो हम यहाँ पे हैं, हमने 1 चला 1, फिर हमने 2 चला, तो हम यहाँ आ गए, ठीक है। फिर हमें अब इस पॉइंट पे आने के बाद हमें y चलना है फिर 2, तो यानी कि अब y भी आपको पॉजिटिव है, तो हम कहाँ जाएंगे, अपवर्ड्स जाएंगे। तो यहाँ से हम दो यूनिट्स ऊपर जाएंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन विच इज 2,2, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर लिया है जो कि हमारा आया 2,2, ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हुआ, 8,0, है ना, यानी कि हमें ओरिजिन पे वापस से आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें x एक्सिस पे चलना है 8 यूनिट्स, यानी कि हम यहाँ से अपने ओरिजिन से चले 8 यूनिट्स, जो कि हम यहाँ आ गए। फिर हमें चलना है y0, यानी कि हमें y एक्सिस पे जाना ही नहीं है, हमें अपने x एक्सिस पे ही रहना है। तो ये मेरा जो पॉइंट है ये आ गया सेकंड पॉइंट विच इज 8,0, है ना, क्लियर है, इजी सा है। थर्ड पॉइंट है हमारा 5,1। 5,1 है ना, यानी कि वापस से हम ओरिजिन पे आ गए। अब हम x एक्सिस पे चलेंगे 5 यूनिट्स, तो हम अपने ओरिजिन से 5 यूनिट्स हमने चले और हम यहाँ आ गए, ठीक है। अब हमको y पे चलना है 1, दैट इज हमें वर्टिकल एक्सिस पे 1 चलना है, वो भी प्लस का 1, तो दैट इज हम यहाँ से ऊपर आ गए और ये हमारा पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पॉइंट है वो ये आ गया, ठीक है, जो कि हमारा हो गया 5,1, है ना, 5,1, ठीक है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने पे हमारे पास क्या आएगा, देखो ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इसमें से एक्सटेंड भी कर देंगे, क्लियर है बात, ठीक है। एक्सटेंड करने पे हम एक लाइन बना ही लेते हैं ताकि हमारी जो भी पॉइंटर्स हैं वो एकदम एग्जैक्ट आए। देखो अब ये एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, हमने इसे एक्सटेंड कर लिया। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट थी, तो मैंने इसको प्लॉट कर लिया। अब सिमिलर वे में हम सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x - y इज 9, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसकी भी हम पहले टेबल बनाएंगे, टेबल भी x एंड y की, है ना, कि x एंड y जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज, और हमें कम से कम कितनी वैल्यूज निकालनी है, कम से कम हमें 3 वैल्यूज को फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने y को 3 ले लेते हैं, ठीक है। y को 3 लेने पे क्या होगा, ये है 2x - y = 9। मैंने y को लिया 3, तो यहाँ पे हमने अपने 3 को उधर भेजा राइट साइड पे, तो ये हो गया 9, यहाँ माइनस था, वहां जाके प्लस हो गया विच इज 12। अब x की वैल्यू यहाँ से आ गई 6, इसका मतलब जब y की वैल्यू 3 है तो x कितना होगा, x होगा हमारा 6, है ना, क्लियर है, पक्का। फिर यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, कोई और पेयर ऑफ वैल्यूज ले लेते हैं। हम यहाँ पे x को 0 ले सकते हैं, है ना, तुम्हारे पास आया 2x - y इज 9, जहां पे मैंने x को लिया 0, यानी कि 2x भी क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि 0 - y = 9, तो यहाँ से y हमारे पास आ गया -9,
ठीक है, y आ गया -9, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन के हिसाब से y इज -9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम y को 5 ले लेते हैं। ठीक है, y को 5 ले लेते हैं। अब मैं जो भी वैल्यूज ले रही हूँ, मैं रैंडम वैल्यूज ले रही हूँ, कोई सेट ऑफ वैल्यूज नहीं है। यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम वैल्यू यूज कर सकती हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ऐसी वैल्यूज लूँ जहां से मुझे जो x और y की वैल्यू है दोनों ही होल नंबर मिल जाए। कुछ केस में पॉसिबल है कि आपको होल नंबर ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है, बट वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उनको भी हम सिमिलर वे में प्लॉट कर सकते हैं अपने ग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू ले ली 5, या हम एक काम करते हैं -5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू ले ली -5, तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 5 विच इज 9। तो ये हमारे पास आया 2x + 5 इज 9, यानी कि 2x कितना हुआ, यहाँ पे 5 प्लस में है, उधर गया तो ये हो गया हमारा माइनस, दैट इज हमारे पास बचेगा 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, है ना, x की वैल्यू 2 आ गई, तो हमें 2 यहाँ प्लेस कर दी। ठीक है, अब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट 6,3। ठीक है, 6,3 यानी कि हम ओरिजिन पे हैं, ओरिजिन से गए 6, दैट इज टुवर्ड्स दी राइट साइड, तो हम यहाँ आ गए। अब यहाँ से हमें 3 कहाँ चलना है, वर्टिकली अपवर्ड्स, दैट इज यहाँ से हम आ गए 3, दैट इज ये पॉइंट हमारा आ गया पहला वाला विच इज 6,3। क्लियर है। फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 0, -9, यानी कि हम ओरिजिन पे थे, हमने एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली कोई डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया, हमें डायरेक्टली वर्टिकली ही मूव करना है। तो यहाँ पे 0 हम एक्सिस पे थे, ओरिजिन पे थे, यहाँ से हमें एक्स पे कहीं भी जाना, ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें जाना है -9, वो भी y का। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे -1, -2, -3, -4 ऐसे करते करते -8 तक है, तो मैं इसे एक्सटेंड करके यहाँ पे -9 भी बना दे रही हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे ओरिजिन पे थे, ये हमारा आ गया पॉइंट। क्लियर है, पक्का। अब लास्ट पॉइंट है 2, -5, यानी कि वापस से हम ओरिजिन पे आए, एक्स एक्सिस पे हमें चलना है +2, दैट इज हमें राइट साइड पे जाना है, तो हम यहाँ आ गए, 2 पे आ गए। फिर -5 का मतलब क्या हुआ कि हमें वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाना है ऑन द एक्स एक्सिस, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। 2 पे थे, -5 तक ट्रैवल करना है, तो ये पॉइंट आ गया। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, है ना। अब इन 3 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लिया, पक्का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपको दिख रहा है जो एक रेड लाइन है वो फर्स्ट इक्वेशन है एंड येलो वाली आपकी सेकंड इक्वेशन है। क्या ये दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पर जाके मीट कर रही हैं? क्या दोनों इक्वेशंस हमारी एक पॉइंट पर जाके मीट कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। कहाँ पे? ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारी दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। अब इस पॉइंट की वैल्यू क्या है पहले हम ये लिखते हैं, ये पॉइंट एक्चुअल में है क्या, x, y हमें पता करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें ओरिजिन से हम कितनी दूर है, ओरिजिन से हम कितनी दूर है, हॉरिजॉन्टली हम दूर हैं यहाँ से 5 यूनिट्स, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि x हमारा 5 आ गया एंड y इज वर्टिकली अपवर्ड्स, तो हम यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड्स कितना है 1 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके हिसाब से अगर हम उनका एक कॉमन सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 5 एंड y की वैल्यू आएगी 1। आप चाहो तो उसको रख के चेक भी कर सकते हो कि अगर क्या 5 और 1 इसमें और इसमें दोनों में सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में हमने जो ये लास्ट पॉइंट लिया था वो 5,1 ही तो है ना, सेम चीज है। यहाँ पे हमने 5,1 नहीं लिया, बट स्टिल अगर हम ट्राई करेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन में वैल्यू को पुट करने का तो आपका 5 और 1 सेटिस्फाई कर सकता है, करेगा, कर सकता नहीं है, करेगा ही सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड था। इसका एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर हम आगे अगले मेथड पे बढ़ेंगे। तो आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम फिर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम ग्राफिकल मेथड से ही करना है, प्लॉटिंग ही करनी है। हमारे पास इक्वेशंस गिवन है x + 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 2x + 6y इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे
पहले हम इक्वेशंस अपनी, सबसे पहला काम क्या है हमारा, टेबल्स प्लॉट करना, कि दोनों की हम टेबल बना लें, है ना, x एंड y की वैल्यूज को रख के। तो ये है हमारे पास x प्लस 3y इज 8, तो हमें टेबल बनानी है, सबसे पहला काम। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू को क्या ले सकते हैं कि हम अपना y भी निकाल लें। तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं 2। ठीक है, तुम्हारे पास इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ मैंने अगर x की वैल्यू 2 ले ली प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 3y क्या आ गया, 2 यहाँ प्लस में है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ से y भी आ गया 2, दैट इज x भी 2, तो y भी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट एक और, हमें कम से कम 3 पॉइंट्स निकालने हैं, तीनों पॉइंट्स के लिए हमें काम करना है। तो सेकेंड पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे x की वैल्यू को 5 ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 5 ले ली, तो 5 प्लस 3y इज 8, जहां से 3y हमारे पास आ गया 8 माइनस 5, 5 यहाँ प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे 3y इक्वल आ गया 3 के, दैट इज y आ गया 1। इसका मतलब x की वैल्यू 5 है तो y हमारा 1 आएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और फाइंड करना है, जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम y को 0 ले लेते हैं, y को 0 ले लेते हैं। 0 लेने पे क्या होगा, ये हो गया x प्लस 3 इंटू 0 विच इज अगेन अ कंप्लीट 0 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8, मतलब जब y 0 है तो x कितना होगा 8, तभी आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो पाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसकी टेबल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें काम करते हैं, हम y को 0 ले लेते हैं। अगर y को 0 लिया तो x कितना आ जाएगा, इक्वेशन है 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, y को लिया 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, सेकेंड टर्म पूरा 0 हो गया, ये आया प्लस 2x एंड यहाँ पे आया 4, यानी कि 2x बराबर है 4 के। तो x कितना आ जाएगा भाई, 2x अगर 4 है तो x आ गया हमारा 2। क्लियर है? यानी कि अगर y 0 है तो हमारा x होगा 2। ठीक, नेक्स्ट एक और पॉइंट, हमें कम से कम 3 पॉइंट, तो हमें कम से कम 2 पॉइंट और निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, y को 1 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 6y इज 4, यहाँ पे मैंने y को ले लिया 1, है ना। अब ये आपका मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 4। तो 2x आ गया आपके पास -2। कैसे आया -2, 6 उधर गया, 4 आपका इधर ही है, प्लस 6 गया उधर, -6 हो गया, यानी कि -2 आ जाएगा। -2 का मतलब अब x हमारे पास आ गया -1, है ना। तो यानी कि अगर y अगर हमारा 1 है तो x हमारा होगा -1। आई होप आपको बात समझ में आ रही है ना। तो ये आ गया। ठीक है, एक पॉइंट और निकालना, और ये सब कैलकुलेशन आपको अपनी कॉपी में शो करना है, जो भी आप काम कर रहे हो, एग्जाम में कर रहे हो या अपने टेस्ट आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, तो ये सारे काम आपको शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, चलो 2 ले लेते हैं, y की वैल्यू को 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो ये हुआ आपका 2x प्लस 12 इक्वल टू 4। 2x कितना आ जाएगा भाई, 12 यहाँ प्लस में है, गया अदर साइड पे तो आपका हो गया -12, यानी कि आपके पास बचेगा -8। 4 - 12 -8। अब आपके पास x कितना आ गया, -8 डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बचा, x इज इक्वल टू -4। तो आपके पास अगर y 2 है तो x आएगा -4। ठीक है, क्लियर है बात, पक्का। अब हम आगे बढ़ते हैं प्लॉटिंग पे, कि हम दोनों इक्वेशंस को अब प्लॉट करेंगे 1 बाय 1। सारे पॉइंट साथ में प्लॉट मत कर देना, वरना आप फंस जाओगे। क्या होगा, आपने यहाँ पे देखो 6 पॉइंट निकाले, 3 इधर के 3 इधर के। अब आपको कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करना है या किन पॉइंट्स आपको एक लाइन ड्रॉ करनी, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहला काम इक्वेशन चूज करो, कि जो आपने इक्वेशन अपनी टेबल बनाई, आप कौन सी टेबल
को पहले प्लॉट करोगे, पहले उनको प्लॉट कर लो, उसके बाद मूव फॉरवर्ड टू द अदर टेबल। वरना आप क्या होगा ना कि कंफ्यूज हो गए, आप 6 के 6 पॉइंट प्लॉट कर दिए तो आप कौन से 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बेटर है कि आप एक एक करके काम करो। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट टेबल प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन हुआ। ठीक है, ओरिजिन में हमारे पास पहला पॉइंट 2,2, सबसे पहला पॉइंट 2,2, यानी कि x पे भी हमें 2 चलना है, y पे भी 2 चलना है, वो भी दोनों ही पॉजिटिव। तो हम ओरिजिन पे हैं, +2 गए यानी कि हम गए राइट साइड पे, तो हम यहाँ आ गए। ठीक है, अब यहाँ से हमें जाना है वर्टिकली अपवर्ड्स, तो हम वर्टिकली अपवर्ड्स गए और यहाँ आके रुक गए, है ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है 5,1, यानी कि वापस से ओरिजिन पे आए, +5 गए, यानी कि हॉरिजॉन्टली हमें पॉजिटिव साइड पे जाना है, दैट इज राइट साइड पे जाना है। तो हम यहाँ से गए राइट साइड 5 पे। ठीक है, फिर y पे हमें वर्टिकली कितना मूव करना है, +1। इसका मतलब कि हम ऊपर जाएंगे और ये इस पॉइंट पे आके रुक जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट 8,0, 8,0। अब वापस से ओरिजिन पे आए एंड 8 गए, 8 भी कितना पॉजिटिव, यानी कि राइट साइड पे। तो हम यहाँ से 8 मूव किया, यहाँ आ गए और फिर 0, मतलब हमें वर्टिकली मूव करना ही नहीं है, 0 है मतलब। ठीक है, तो ये आपका आ गया लास्ट पॉइंट। ठीक है, मैं इसे एक बार फेयरली लिख लेती हूँ। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आ गई पहली इक्वेशन की प्लॉटिंग। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे क्या है, सेकंड के भी पॉइंट्स हम जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला आया 2,0, 2,0 का मतलब क्या हुआ कि हमें हॉरिजॉन्टली 2 चलना है एंड वर्टिकली में कोई मूवमेंट नहीं करना है क्योंकि 0 है। ठीक है, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे जो यूनिट्स हमें मूव करना है वो 0 है। तो यहाँ पे वापस आए ओरिजिन पे और गए +2 हॉरिजॉन्टली, तो हम यहाँ आके रुक गए। अब हमें वर्टिकली तो मूव करना नहीं है, तो हम यहीं आके रुक जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, -1,1, यानी कि हॉरिजॉन्टली हमें नेगेटिव जाना है, हमें लेफ्ट साइड पे जाना है। ओरिजिन से अब हम लेफ्ट पे आएंगे, तो यानी कि -1 हमारा यहाँ है, फिर हमें जाना है +1 वर्टिकली, दैट इज अपवर्ड्स, तो हम यहाँ आ गए। ठीक है, क्लियर? 2 पॉइंट्स प्लॉट हो गए, एक आखिरी पॉइंट बचा है, दैट इज -4,2। वापस से आए ओरिजिन पे, -4 चलना है हमें हॉरिजॉन्टली, दैट इज हमें x एक्सिस पे मूव करना है, वो भी लेफ्ट साइड पे। तो हम ओरिजिन से -4 गए, यहाँ आके रुक गए, फिर वर्टिकली 2 चलना है। 2 का मतलब क्या हुआ, अपवर्ड्स, तो हम यहाँ से 2 जाएंगे अपवर्ड्स, तो हम यहाँ आके रुक गए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि हमारे पास 2 लाइंस प्लॉट हो गई हैं, पहली और दूसरी हमने प्लॉट कर ली। ठीक है, अब क्या आपकी दोनों जो 2 लाइंस बनाई, क्या वो कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं? क्या वो एक दूसरे को टच कर रही है? कहीं भी किसी कॉमन पॉइंट मिल रहा है आपको? नहीं ना। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में देखो क्या हुआ था कि आपको एक कॉमन पॉइंट मिल रहा था, यानी कि दोनों इक्वेशंस एक पॉइंट से पास कर रही थी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी इक्वेशंस तो कहीं मीट ही नहीं कर रही हैं। आपकी जो लाइन मैंने ड्रॉ की, जो 2 स्ट्रेट लाइंस बनी, वो कहीं जाके टच या मीट कर ही नहीं रही, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा नो सोल्यूशन। क्या आएगा? नो सोल्यूशन। क्यों आएगा नो सोल्यूशन? बिकॉज आपके दोनों लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के। आप ध्यान से देखो, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दोगे, अगर हम इसको भी अगर आगे एक्सटेंड कर दें तो ये कभी भी जाके मीट नहीं करेंगी, ना आगे ना पीछे। तो लाइंस कैसी हुई, जो कभी लाइंस एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, एक मेंटेन करती हैं एक आपस में एक डिस्टेंस को, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशंस है वो कैसी हैं कि लाइंस आर
पैरेलल। अब जब पैरेलल है तो वो कभी मीट ही नहीं करेंगे, जब मीट ही नहीं करेंगे तो हम इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन आंसर कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आपका केस है ऑफ इनकंसिस्टेंसी। कौन सा केस है ये? इनकंसिस्टेंसी। मतलब कि यहाँ पे इस केस में आपका नो सोल्यूशन है, मतलब कि आपकी जो दो लाइंस वो कभी मीट नहीं करेंगे तो हम उनका कॉमन सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। बिकॉज जो बेसिक हमारा काम है यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ एंड वहां पे मतलब लाइंस को प्लॉट करने के बाद का जो हमारा एक्चुअल एम है वो ये है कि ताकि हम एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज निकाल सके जो कि दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई कर सकती है। बट यहाँ तो कोई दो वैल्यूज ऐसी आ ही नहीं रही हैं जो दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई कर सके, इसीलिए ऐसे केस में हमारा आंसर होता है नो सोल्यूशन, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। तो कभी मीट नहीं करेंगे तो कॉमन सोल्यूशन कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मैंने एक वर्ड आपको यूज किया कि मैंने आपको एक वर्ड अभी यहाँ पे बीच में यूज किया तो आपको याद होगा कि इनकंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस आपके पैरेलल होंगे तो वो होगा केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होता है कि हम बिना ग्राफ प्लॉट किए कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी लाइंस जो है वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या किसी भी टाइप की है, वो हम पता कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन है 3x + y = 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने a b c की वैल्यूज लिख लो, a b और c की वैल्यूज। तो a आपके पास यहाँ पे हो गया 3, b हो गया 1 एंड c हो गया c यहाँ पे आपका, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो ax + by + c होता है। तो ये आपका 8 अगर इधर आएगा लेफ्ट साइड पे तो वो -8 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे c की वैल्यू -8 लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि आपके पास दो इक्वेशंस गिवन होती हैं। दो क्यों दी गई होती हैं? बिकॉज हम जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं उसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें कम से कम दो इक्वेशंस चाहिए, इसलिए हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया रहता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन भी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब ऐसे केस में जो आपके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स का रेशियो है, कोफिशिएंट्स यानी कि जो a का रेशियो है, b का रेशियो है और c का रेशियो है, इसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इक्वेशन के जो रेशियोज है, यानी कि a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो दो इक्वेशन होंगे अलग अलग a, b और c की वैल्यूज होंगी। जो पहली इक्वेशन होगी उसमें a1, b1, c1, दूसरी इक्वेशन में हमारे पास आएगा a2, b2, c2। अगर तीनों के रेशियो हमारे सेम है तो इक्वेशंस हमारी कैसी होंगी? पैरेलल, यानी कि इनकंसिस्टेंट, यानी कि इस केस में आपका आंसर आएगा नो सोल्यूशन। आंसर आएगा नो सोल्यूशन। अब ये हम पिछले क्वेश्चन में बस ट्राई करके देखते हैं, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन दे दी, ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं कि पैरेलल आ रही है, तो हमने प्लॉट कर लिया था, बिना प्लॉट किए कैसे पता लगा सकते हैं वो यहाँ पे आप देखो, आपकी a1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1, a1 हमारा 1 है, b1 हमारा 3 है एंड c1 हमारा इज -8, है ना, क्लियर है। फिर a2 कितना है? a2 का मतलब कि सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट यानी कि 2, b2 कितना है? y का कोफिशिएंट ऑफ द सेकेंड इक्वेशन विच इज 6 और c2 कितना है? कांस्टेंट यानी कि 4 को आप यहाँ लेके आओगे तो ये आपका हो गया -4। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने -8 -4 क्यों लिखा? जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इक्वेशन का वो होता है ax + by + c = 0। तो मैंने इस फॉर्मेट में के हिसाब से a b c की वैल्यूज को लिखा है। अब हम यहाँ पे रेशियोज निकालेंगे a1 a2, b1 b2, c1 c2। सबसे पहले a1 a2, तो ये आपका आ गया 1/2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2। फिर निकाला b1/b2, ये कितना आ रहा है? 3/6, b1 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू b1 इज 3, b2 इज 6, तो ये भी आपके पास आ गया 1/2, है ना। फिर निकालेंगे c1/c2, तो यहां पे भी देखो आपका आ गया -8/-4। यहाँ पे -8 को कैंसिल करके हमारे पास वैल्यू आ गई 2/1। तो यहाँ पे a1/a2 हुआ 1, b1/b2 हुआ
1/2 एंड C1/C2 आया हमारे पास 2/1, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। ये हमारा केस है ऑफ इनकंसिस्टेंसी, यानी कि लाइंस वुड बी पैरेलल, हम इसमें आंसर नहीं निकाल सकते, इसमें हमारा कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, A1/A2 B1/B2 इक्वल है, बट अगर C1/C2 इक्वल नहीं है तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, एंड ये होगा केस ऑफ नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंसिस्टेंट के केस में। कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फर्स्ट केस है कि आपका हुई लाइंस पैरेलल, और इस केस में आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है हमारा इंटरसेक्टिंग के दो टाइप्स है, तो पहला वाला मैं पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारी जो रेशियोज है A1/A2 का और B1/B2 का एंड C1/C2 का, ये अगर तीनों ही सेम आ गए तो ये लाइन कैसी होगी, यहाँ पे हमारा आएगा, जो लाइंस होंगे वो होंगी कोइंसिडेंट, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ही एग्जिस्ट करेंगे, मतलब सेम ही लाइन है, बस इक्वेशन का लिखने का वे अलग है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारी ये एक लाइन है, ठीक है, इक्वेशन जो मैंने हमारे पास इनमें से एक लाइन ऐसी है एंड दूसरी ऐसे बन रही है। तो ये क्या हुआ, ये दोनों का जो पॉइंट्स है वो सारे ही कॉमन, सारे ही सेम आए। तो ये आपका हुआ केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब कि आपकी जो लाइंस है वो एक दूसरे के ऊपर ही आकर के सारे के सारे पॉइंट्स इनके सेम ही होंगे। ऑरेंज वाली और ग्रीन लाइन दोनों के लाइंस के सारे पॉइंट्स आपस में कॉमन ही आएंगे। तो ये केस में हमारे पास बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक पॉइंट है, अगर ये एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स हमारे दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हमारा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन में इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रही हैं, कि एक दूसरे के ऊपर ही है, कहीं अलग नहीं है, सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन है, हर पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है इंटरसेक्टिंग का, कि हमारे जो रेशियोज हैं A1/A2 और B1/B2 यही सेम नहीं है। अब C सेम आ रहा हो ना आ रहा हमें उससे मतलब नहीं, पर हमारे A और B का रेशियो सेम नहीं है। इस केस में हमारी लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग, जो प्रॉपर इंटरसेक्टिंग लाइंस का फॉर्म होता है वो यहाँ पे बन रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है, यानी कि हमारे पास एक ही आंसर आ सकता है। जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था जो हमने प्रैक्टिस किया था, उसमें क्या था, यहाँ पे हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा था जो दोनों लाइंस में कॉमन आया, तो एक बार मीट कर रहे हैं यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये केस हुआ ऑफ कंसिस्टेंसी, जहां पे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, एंड ये केस है हमारा यूनिक सोल्यूशन का, यानी कि हमारे पास आंसर सिर्फ एक ही आएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक आंसर आ गया, वैसे ही हर केस में जहाँ पे A1/A2 एंड B1/B2 सेम नहीं है, इनका रेशियो अलग अलग है, तो उस केस में हमारा आंसर एक ही आएगा, दैट इज यूनिक सोल्यूशन। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको फटाक से रिवाइज करा देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास आया केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी हमारी लाइंस कैसी होती है, पैरेलल, दैट इज लाइंस हमारी कैसी बन गई, पैरेलल, जो ये कभी मीट नहीं करेंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा, अगर हम फाइंड करना चाहें तो नो सोल्यूशन। क्लियर है बात? ठीक है, दूसरा केस क्या है हमारा, दूसरा केस है हमारा कंसिस्टेंसी का। उसमें भी हमारे पास दो कैटेगराइजेशन है। पहला कौन सा है, सबसे पहला आया हमारा कोइंसिडेंट, यानी कि लाइंस आर ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर ही है। तो जैसे कि ये एक लाइन है, तो दूसरी लाइन इस पे कैसी होगी, इसी के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। तो इस केस में हमारा आंसर कैसा होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
ठीक है, लास्ट केस हमारे पास क्या आएगा, जब लाइंस हमारे इंटरसेक्टिंग है। देखो ये वाला केस भी इंटरसेक्टिंग ही है, बट हमारे सारे पॉइंट्स कॉमन आएंगे, बट यहाँ पे आपके इंटरसेक्टिंग मतलब कि सिर्फ एक पॉइंट पे कॉमन है। मतलब कि अगर मेरी ये एक लाइन है तो दूसरी लाइन हमारी इसको एक ही बार कट करेगी, एक ही बार कट करेगी, तो ये जो पॉइंट आएगा वही हमारा आएगा यूनिक सोल्यूशन। तो ऐसे केस में हमारा आंसर होता है यूनिक सोल्यूशन। क्लियर है बात? ठीक है, अब इसके बेस पे हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। एक बार रेशियोज वापस से रिवाइज कर लेते हैं। रेशियो मतलब कि इनकंसिस्टेंसी के केस में हमारे A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, विच इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के केस में हमारा सारे रेशियोज सेम होते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2। लास्ट वाले केस में यूनिक सोल्यूशन में हमारे सारे रेशियोज अलग होते हैं, यानी कि मेन जो A और B का रेशियो है वो आपस में अलग होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस के। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें क्या बताना है कि जो लाइंस हमें गिवन है वो इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में लाई करेगी, वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये हमें पता करना है। सबसे पहला काम क्या है कि हम A और B की वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो हमारे पास A1 कितना आ गया, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट विच इज इस केस में 5। B1 क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन के y का कोफिशिएंट विच इज हियर -4। C1 कितना हुआ, कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन विच इज +8। ठीक है, A2 कितना है हमारा, A2 मतलब x का कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड इक्वेशन जो कि है हमारी 7x + 6y - 9। तो हमारा A2 आ गया 7, उसी हिसाब से B2 आ गया 6 एंड C2 आ गया -9। अब हम यहां से वैल्यूज निकालेंगे अपने रेशियोज, दैट इज A1/A2, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो आपका A1/A2 मतलब A1 की वैल्यू कितनी है 5 और A2 की वैल्यू है 7, है ना। B1/B2 कितना है -4/6। तो आपको क्या दिख रहा है कि आपके A और B का रेशियो तो सेम आ नहीं रहा है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे अगर तो ये आ गया 2/3। तो आपका पहला रेशियो इज 5/7 और दूसरा आपका है -2/3। किसी भी एंगल से आपका ये दो रेशियो सेम आ रहे हैं, मैं इसी तक गई नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, मेरा इतने में ही मेरा काम बन रहा है। क्या बोल रहे हैं कि जो A का रेशियो है 5/7 है एंड B का इज -2/3। तो ऐसे केस में आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ऐसे केस में आपका आंसर कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन, है ना, यूनिक सोल्यूशन। यानी कि हमारी जो लाइंस है वो कैसी होंगी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि आंसर क्या हुआ, एक सिंगल पॉइंट पे ये दोनों लाइंस हमारी मीट करेंगे और उनका आंसर ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। ऐसे ही और क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द पेयर ऑफ इक्वेशंस, हमारे पास इक्वेशंस का पेयर दिया हुआ है विच इज kx + 3y k - 3 एंड 12x + ky इज इक्वल टू k। तो इसका आंसर क्या है, नो सोल्यूशन। यानी कौन सा केस है, नो सोल्यूशन कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती है। पैरेलल कब होती है, जब उनका रेशियो क्या होता है, A का, B का और C का, A और B का रेशियो सेम होता है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे केस में हमारा आंसर होता है नो सोल्यूशन, है ना। तो अब A1 की वैल्यू देखो क्या है, A1 मतलब x का कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारा आ गया k। A2 कितना है 12। B1 मतलब कि y का कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारा यहां से क्या आएगा 3।
और b2 मतलब फिर से y का कोफिशिएंट बट दूसरी इक्वेशन का, तो ये दूसरी इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास है k। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर, हम सी तक नहीं गए, बिकॉज सी का रेशियो इक्वल है ही नहीं, तो हम वहां तक गए ही नहीं। हम यहाँ से ही अपने k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये आपका आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 12, दैट इज k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। अब k की वैल्यू क्या हो सकती है कि आपकी जो स्क्वायर हो वो 36 आ जाए। दो केस अराइज करते हैं, क्या कि मैं कह सकती हूं k इज रूट 36, या मैं कह सकती हूँ k स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं स्क्वायर कैंसिल करूंगी तो यहाँ पे k की वैल्यू कैन बी +6 एंड इट कैन बी -6, यानी कि -6 का स्क्वायर भी 36 आएगा एंड सिमिलर वे में 6 का स्क्वायर भी 36 आएगा। तो उसी हिसाब से हमारे पास k की दो वैल्यूज आ गई, +6 एंड -6। तो हमारे पास यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, जो कि हुआ हेंस k इज ईदर +6 और -6। अपने केस के साथ, केस क्या था, जो कि हमारी पेयर ऑफ इक्वेशंस आर हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि लाइंस आर पैरेलल। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अदर मेथड पे। देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने ग्राफिकल मेथड किया, ठीक है, उसके बाद हमने ये समझा कि जो ग्राफ पे हमने प्लॉट किया था उसको समझा, यदि हमें इक्वेशन दी गई है तो वो लाइंस कैसी होंगी ये हमने समझा। ठीक है, अब हम इस पे आएंगे कि अगर हमने मान लो हमारा एक सोल्यूशन आ रहा है तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, ऑब्वियसली बात है दो तो गिवन नहीं होंगे, तभी हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अब इस केस में क्या होता है कि हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब कि पहली इक्वेशन से हम कोई वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इधर x की या y की, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको जाके दूसरी इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो ये वर्ड है सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि वैल्यू को रिप्लेस करना। ठीक है, तो वैसे ही केस में यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस क्या गिवन है, 7x - 15y = 2 एंड x + 2y = 3। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन ले रही, यहाँ पे मैंने ले लिया इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं x को सब्जेक्ट बना लेती हूँ। सब्जेक्ट मतलब कि x को मैं अकेला कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, मेरे पास है 7x - 15y = 2। मुझे x को अकेला करना, तो सबसे पहले मैं 15y को राइट साइड पे भेजूंगी, तो ये आया 7x = 2 + 15y। ठीक है, अब x के पास 7 मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं x को अकेला करने के लिए 7 को राइट साइड पे भेज दूं, दैट इज 2 + 15y / 7। ये मेरी x की वैल्यू आ गई, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को, जो मेरी x की आई है, इन टर्म्स ऑफ y, क्या है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, मैंने y के टर्म्स पे x की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब ये मैं जाकर रखूंगी दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, x + 2y = 3। अब जहां जहां x है वहां मैं ये पूरी वैल्यू प्लेस कर दूंगी। ठीक है, तो जहां जहां x है, यहाँ जो x है मेरे पास 2 × 15y / 7, ये पूरा मेरा x हो गया, प्लस 2y इक्वल है 3 के। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे हमारे पास आ गया 7, ये सेम है 2 + 15y, एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 14y = 3। अब मैं 7 को भेज देती हूँ राइट साइड पे, तो ये मेरे पास आया 2 + और ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है इसको ऐड करने पे 15y + 14y मेरे पास आ जाएगा कितना, 29y,
है ना, 7 वहां गया तो ये आपके पास हो गया 21, है ना, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 29y बराबर आ जाएगा 21 माइनस 2 के, दैट इज ये हमारे पास आ गया 19। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, y आपका यहां से आ जाएगा 19/29, है ना, क्लियर है। क्या किया मैंने, x की वैल्यू फाइंड की y के टर्म्स में, क्या किया, x को बनाया सब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, कितना आ गया 2 + 15y डिवाइडेड बाय 7। इसको जाके मैंने प्लेस कर दिया सेकंड इक्वेशन में, जो कि है x + 2y = 3। तो यहाँ पे रखा 2 + 15y by 7 और यहाँ पे 2y था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एलसीएम। अब एलसीएम लेने पे ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 14y, 15 + 14 हो गया हमारे पास 29 और यहाँ पे 3 के पास 7 भेजे तो हो गया 21। इसको सिंप्लीफाई करने पे y की वैल्यू आ गई 19/29। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, जो हमारे पास ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, इसी को यूज करके हम अब निकालेंगे x। तो x क्या है हमारे पास, टू प्लस 15y अपॉन 7, यानी कि 2 + 15 इंटू 15 इंटू y, y क्या है 19/29। तो ये यहाँ पे हमने वैल्यू प्लेस कर दी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 7। देखो हमेशा आंसर आपका होल नंबर में आए पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं भी है, दोनों केस राइज कर सकते हैं। आपका होल नंबर में आ भी सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकता है, जो कि रिड्यूसिबल नहीं है, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आराम से करेंगे तो ये वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गया 2 + 15 इंटू 19/29। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 285 डिवाइड बाय 29 होल डिवाइड बाय 7। तो ये आ गया, ऊपर हम न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं, तो वो आ गया 29 और आपका मल्टीप्लाई करने पे 58 + 285 होल डिवाइडेड बाय 7। इसको मैं 29 के साथ लिख सकती हूँ, तो इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया इंटू 7। प्लस करने पे मेरे पास वैल्यू आ गई 343/29 इंटू 7। अब देखो 343 और 7 को मैं कैंसिल कर सकती हूँ, जो कि मेरे पास आ जाएगा 49, यानी कि 49/29 है मेरी x की वैल्यू, है ना। क्या मतलब हुआ कि मेरे पास आंसर क्या आ गया कि x = 49/29 एंड y = 19/29। ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और ये किया मैंने किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव करके y के टर्म्स में फिर उसको दूसरी इक्वेशन में प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो आपके यहाँ पे सिर्फ y ही, यहाँ पे देखो एक तरीके से आपका x तो हट ही गया क्योंकि वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया था। क्लियर है बात, पक्का। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है कि हम इक्वेशन से अपने जो भी प्लस माइनस हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसमें क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को हटा ही देंगे, एलिमिनेट ही कर देना है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। सबसे पहला काम क्या है कि हम या तो x या तो y का जो कोफिशिएंट है वो सेम कर ले, है ना। यानी कि जो पहला अभी यहाँ पे हमारे पास केस है, वहां पे x के अलग अलग कोफिशिएंट्स हैं, पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 3 है, और y के केस में क्या है, पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में -3 है। यहाँ पे आपका x का कोफिशिएंट है 2। क्या मतलब मेरा कि मैं x के अलग अलग कोफिशिएंट्स लिख लिए कि x का पहले में कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 और 2, और y का क्या आ रहा है 1 और -3, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि या तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाए या तो y के सेम हो जाए। तो मैं काम करती हूँ, मैं y को ना लेके मैं x की बात करती हूँ, ठीक है। x की बात करने पे क्या हुआ कि पहले 1 है उसके बाद 2 है, ठीक है। तो पहले वाले अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं,
अगर मैं पहली इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x भी 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या कह रही हूं कि ये 1 है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो मैं क्या कह रही कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। इससे क्या होगा, मेरे जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों इक्वेशंस में सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सारे के सारे टर्म्स 1 बाय 1 सारे टर्म्स मेरे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में इसके नीचे लिख रही हूँ जो कि है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आपको दिख रहा है कि जो आपके x के कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों में सेम हो गए, दोनों में सेम हो गए। अब मैं इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं। माइनस मतलब क्या होगा, जो मेरे टर्म्स हैं नीचे वाले जो भी इक्वेशन के टर्म्स हैं सबके साइन पलट जाएंगे, यानी कि चेंज हो जाएंगे। जो कि 2x हमारा प्लस में है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस 3y है तो माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस में है ये माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो तो आपका 2x कैंसिल हो गया है ना, 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे प्लस 2y प्लस 3y, यहाँ क्या है प्लस 2y प्लस 3y, माइनस नहीं देखेंगे क्योंकि हमने ये साइन को चेंज कर दिया है। तो प्लस 2y प्लस 3y हमारे पास हो गया प्लस का 5y। उसके बाद यहाँ पे 10 माइनस 4, प्लस 4 नहीं है माइनस 4 है, तो ये आपके पास हो गया 6। तो आंसर हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 6/5 which can be written as 1/5। इजी है ना, उससे जल्दी आंसर आ गया हमारा अगर हम कंपेयर करें तो। अब इसके बाद अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो जो भी इक्वेशन आपके पास है, जो आपके पास दो इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन आप यूज करके y की वैल्यू को उस जगह रख के आप x निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ। तो मैं क्या कह रही कि पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब y की जगह में क्या रख दूंगी, 6/5। ठीक है, तो x कितना आ गया, 5 माइनस 6/5, यानी कि मैंने 6/5 को शिफ्ट किया राइट साइड पे। तो ये हमारे पास एलसीएम लेने पे क्या आ गया, 25 माइनस 6, ये आ गया 19/5। दैट इज आंसर में हम क्या लिखेंगे कि कि x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 1/5। आप चाहो तो इसको भी मिक्स्ड में लिख सकते हो, तो हम इसको भी एक बार मिक्स्ड में ही लिख देते हैं। x आ गया 3/4/5, क्योंकि आइडियली हम अपने फ्रैक्शंस को या तो प्रॉपर में लिखेंगे या तो हम उन्हें मिक्स्ड में लिखेंगे। तो वो हमारा बेसिक फॉर्मेट ऑफ राइटिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे अगेन हम ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड करके काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस वाई इज 23 एंड 4x माइनस वाई इज 19। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे एक करके ए बी और सी की वैल्यूज बताओगे। सबसे पहले a1 जो कि हुआ 2, b1 हमारे पास 1, c1 हमारे पास 23। a b c क्या है, a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ y एंड c हमारा है कांस्टेंट। तो यहाँ पे a1 मतलब पहली इक्वेशन की बात कर रहे हैं और a2 का मतलब होगा जो कि हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। तो a2 हमारे पास आ गया 4, b2 आ गया हमारे पास -1 एंड c2 आ गया हमारे पास। अच्छा, एक चीज और, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इक्वेशन का वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, यानी कि हम अपने कोफिशिएंट्स को लिखेंगे लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -23 और माइनस का 19। ठीक है, कभी कभी बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो सिर्फ ऐसी इक्वेशन को यूज करके 23 और 19 AC की वैल्यू लिख देते हैं, पर नहीं, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से काम करना। तो यहाँ पे हमारे C1 की वैल्यू आएगी -23 और C2 आएगा माइनस का 19। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक फॉर्मेट आपको याद रखना है, वो क्या है b1/b2, c1/c2
A1/A2, B1/B2। क्या किया हमने अपने B से स्टार्ट किया, ठीक है, जो हमारा मिडिल टर्म है हमने उससे स्टार्ट किया, B के बाद C, फिर A, फिर B। ये आपको फॉर्मेट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसकी वैल्यूज रखो, ठीक है, वैल्यूज रखो। B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू -1, फिर C1 हमारे पास -23 और C2 हमारे पास -19। A1 हमारे पास 2, A2 हमारे पास 4, B1 हमारे पास 1, B2 हमारे पास -। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट जो कॉलम है वो आपकी वैल्यूज दोनों मैच कर रही है। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या काम करेंगे कि हम क्रॉस वे में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि ये वैल्यू ऐसे साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा एंड डायगनली हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, डायगनली। और स्टार्ट भी कहां से करेंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करते करते हम डायगनली मूव करेंगे, ठीक है। डायगनली मूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मेट और आपको ध्यान रखना है कि x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख के दिखा रही हूँ कि वैल्यू क्या लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं B1C2, ये देखो B1C2 डायगनली है ना, माइनस C1B2। ये क्या किया मैंने B1 माइनस C2, सॉरी B1 इंटू C2 इंटू B2 इंटू C1, ठीक है। तो पहले हम डायगनली ये वैल्यूज लिख लेते हैं। फिर सेकंड केस में क्या होगा, हम इस कॉलम को भूल जाएंगे, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, C1A2 और C2A1, ठीक है। फिर हम अपने लास्ट के दो को ध्यान देंगे, तो यानी कि A2B1 एंड A2B1। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C1A2 माइनस A1C2, फिर लास्ट वाले में हमारे पास आएगा A1B2 माइनस A2B1। अब देखने में कॉम्प्लिकेट लग सकता है बट टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, डायगनली मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायगनली डाउनवर्ड्स, ठीक है। टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या आया, x अपॉन, पहले ये वैल्यू आएगी 1 इंटू -19 जो कि आ गया -19, ठीक है। फिर डायगनली 23 और 4 को देखेंगे तो ये 23 इंटू 4 आ गया हमारे पास माइनस का 92। क्लियर है। फिर हमारे पास आया 1 अपॉन, अब ये देखेंगे लास्ट वाला, तो ये हमारे पास आ गया -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपोजिट डायगनल देखेंगे, यानी कि अब हम पहले हम डाउनवर्ड डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम अपवर्ड्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस 23 आ गया हमारे पास प्लस का 23, तो यहाँ मैंने लिख दिया 23, ठीक है। फिर हम इनको देखेंगे, ठीक है। -19 इंटू 2 हमारे पास आ गया माइनस का 38, फिर लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज 4। क्लियर है बात, तो हमने ये वैल्यूज को प्लेस कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -19 माइनस 23 हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 42, ठीक। यहां से y की नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -92 प्लस 38, ये आया -92 प्लस 38, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो कि हमारे पास आ जाएगा 54 और यहाँ पे आया -6। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने दोनों फ्रैक्शंस को, मतलब पहला वाला आखिरी से कंपेयर करेंगे एंड दूसरा वाला भी आखिरी वाले से कंपेयर करेंगे एक एक करके। तो पहला वाला हमारे पास क्या है, x अपॉन -42 इक्वल्स टू 1/-6। तो यहां से आप अगर देखोगे तो ये आ गया -42 अपॉन -6 जो कि आ जाएगा 7, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। क्लियर है, ठीक है। सेकंड में हमें क्या करना है, y अपॉन -54 को कंपेयर करना है लास्ट फ्रैक्शन से विच इज 1/-6। तो y हमारे पास क्या आ गया, -54 अपॉन -6। क्लियर, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, +9, यानी कि y हमारे पास आ गया 9। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द
क्वेश्चन जहां पे हमारे पास x एंड y की वैल्यूज आ गई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डिफिकल्ट काम कुछ नहीं किया हमने, पहले क्या किया, अपने टॉप लेफ्ट से स्टार्ट किया और डाउनवर्ड्स मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स निकाले, फिर ऐसे निकाला एंड ये निकाला, ठीक है, हमने वैल्यूज लिख दी x के नीचे, y के नीचे एंड 1 के नीचे, ठीक है, फिर माइनस का साइन भी लगा दिया सबके आगे। उसके बाद हमें अपोजिटली मल्टीप्लाई करना है कि जो मैं प्रोडक्ट निकालना है वो अपोजिट डायरेक्शन में निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये, फिर हमारे पास ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे करके हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उनको हम माइनस कर लेंगे एंड ये वैल्यूज हम अपने लास्ट फ्रैक्शन से कंपेयर करेंगे, x वाला लास्ट से y वाला लास्ट से, एंड हमारे पास सिंप्लीफाई करने पे x एंड y की वैल्यूज आ गई। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। हमने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि हमारे जितने भी मेथड्स थे लीनियर इक्वेशन के, उसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट पे, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉल्व 2x - y एंड x + 3y एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज mx + 3। अब यहाँ पे वो आपको क्या कह रहे हैं कि आप x एंड y की वैल्यू को फाइंड करो। आपके पास इक्वेशन है, आप उसमें से x एंड y की वैल्यू को फाइंड करो। उसके बाद आपसे एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आप y = mx + 3 को यूज करके m की वैल्यू निकालें। बच्चे क्या करते हैं ना कि x एंड y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं कि हमने इक्वेशन दी थी, x y निकाला, आंसर आ गया। नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। पूरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर आप m निकाले बिना ही आंसर छोड़ के आ जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली बात है फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ें एंड ध्यान दें कि हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस क्या है, 2x - y = 12 एंड x + 3y, इसको मैं इक्वल्स टू -1 लिख सकते हो। अगर मैं +1 को राइट पे भेजूं तो -1 हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं ट्राई करूंगी, मैं एलिमिनेशन मेथड लूंगी। मुझे एलिमिनेशन थोड़ा सा इजी लगता है, या आप कह सकते हो कि उससे आंसर जल्दी आ जाता है, कैलकुलेशन भी कम होती है, तो आई वुड प्रेफर यूजिंग एलिमिनेशन। देखो यहाँ पे मेथड तो मेंशन नहीं है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अगर मैं x के वेरिएबल को कंपेयर करूं तो पहले वाले में x का वेरिएबल का x का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है एंड दूसरे वाले केस में 1 है। तो इस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरे x के कोफिशिएंट दोनों केसेस में, दोनों इक्वेशंस में 2 आ जाएंगे, दैट इज सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 2 × 2, यानी कि ये पूरी इक्वेशन मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये हमारे पास आ गया 2x + 6y = -2, ठीक है। ये मेरी हो गई मॉड्यूलेटेड इक्वेशन 2, है ना। फर्स्ट वाली क्या है मेरी, 2x - y = 12, है ना। अब यहाँ पे क्या करें, जो x के वेरिएबल्स हैं, मतलब जो x के कोफिशिएंट्स है वो तो सेम आ गए, उनके साइंस भी सेम है। तो यहाँ पे इस केस में मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, है ना, दैट इज 2x + 6y = -2, और नीचे आया हमारा 2x - y = 12। अब मुझे से माइनस करना है, यानी कि जो हमारी इक्वेशन नीचे मेंशन है उसके सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस में, एंड ये प्लस हमारा हो गया माइनस। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। 2x - 2x कैंसिल हो गया, +6y + y हमारा हो गया प्लस करने पे 7y, फिर -2 - 12 हमारे पास आ गया -14। तो यहां से y की वैल्यू आ गई -2, है ना। अब इसी को यूज करके हम निकालेंगे x की वैल्यू। क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ही यूज कर लेते हैं, जो कि क्या है हमारे पास, 2x - y = 12। तो यहाँ पे 2 × x - y, -y मतलब -2, तो ये हमारा आ गया -2 = 12। तो ये हुआ 2x + 2 = 12। 2 को मैंने भेजा राइट साइड पे, तो ये हो गया 10 एंड x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे x आ गया 5 एंड
y आ गया मेरे पास -2। अब मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है कि मुझे m की वैल्यू निकालनी। m कैसे आएगा, m की वैल्यू कहाँ से आएगी, मेरे को पता है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, है ना। y की वैल्यू हमारे पास -2 है, m हमें पता नहीं है, x हमारा 5 आया है एंड ये +3। तो ये हमारे पास +3 को अगर मैं लेफ्ट पे ले आऊं तो ये -2 -3 हो गया एंड ये हमारे पास है 5m। तो ये हुआ -5 इज इक्वल टू 5m। m को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हुआ -5/5 विच इज m इज इक्वल टू -1। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन में कि हमें m निकालना अगर हमारे पास कंडीशंस गिवन है। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे। पहला वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट ₹1110, ठीक है। while 5 audio cassettes and 4 video cassettes cost ₹13 and 50. Find the cost of an audio cassette and a video cassette. तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दी नहीं गई है, आपको इक्वेशन पहले फॉर्म करनी है एंड देन यू हैव टू सिंप्लीफाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट एंड वीडियो कैसेट, है ना। तो मैं लेट कर लेती हूँ लेट दी कॉस्ट ऑफ वन ऑडियो कैसेट is ₹X and cost of one video cassette is ₹Y। मैंने क्या बोला कि जो मुझे फाइंड करना है ऑडियो कैसेट का कॉस्ट और वीडियो कैसेट का कॉस्ट, दोनों का कॉस्ट मैंने क्या ले लिया, X एंड Y, ठीक है। अब हम वापस से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 ऑडियो कैसेट्स, मैंने ऑडियो कैसेट का कॉस्ट कितना लिया है, X, तो मेरा कॉस्ट ऑफ 7 ऑडियो कैसेट्स कितना आ जाएगा, 7X, ठीक है। कॉस्ट ऑफ दिस एंड 3 वीडियो कैसेट, अब एक वीडियो कैसेट का कॉस्ट मैंने कितना लिया, Y, तो ये मेरे पास आ गया +3Y और टोटल कॉस्ट मुझे कितना गिवन है, 1110। तो ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। व्हाइल 5 ऑडियो कैसेट्स, ऑडियो मतलब कि जो मैंने वैल्यू ली है उसकी कॉस्ट ऑफ 1 ऑडियो कैसेट ली है X, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5X, ठीक है। एंड 4 वीडियो कैसेट मतलब कि 4Y, ये हमारे पास आ गया 1350। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये मैंने निकाला यूजिंग दी क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से एलिमिनेशन ही लगा के सेम काम करूंगी। क्या करूंगी, X एंड Y की वैल्यू निकालूंगी। सबसे पहले मैं Y को यहाँ पे Y को कंपेयर करती हूँ। Y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 3 है एंड दूसरी इक्वेशन में Y का कोफिशिएंट 4 है। तो यहाँ पे मैं दोनों की वैल्यू को सेम कैसे कर सकती हूँ कि मैं दोनों की वैल्यू को सेम कर लूं। तो मैं यहाँ एक काम कर सकती हूँ कि इसको मैं इंटू 4 कर दूं, इसको इंटू 3 कर दूं, यानी कि इक्वेशन 1 में भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इक्वेशन 2 में भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब जाके दोनों की वैल्यू सेम आएगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं 4 से एंड दूसरी में कर दूं 3 से, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 7 × 4 28X, 3 × 4 +12Y, 1110 × 4 आ गया हमारे पास 4440। क्लियर है बात। दूसरे पे आते हैं, 5 × 3 15X, 4 × 3 12Y एंड 1350 × 3, जो कि हमारे पास आ जाएगा 4050। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें, माइनस कर दें, बिकॉज y के दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव है, तो हम एक का साइन चेंज करने के लिए इक्वेशंस को माइनस करेंगे। तो ये साइन भी माइनस हो गया एंड ये साइन भी माइनस हो गया, माइनस कर लेते हैं। अब माइनस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 12y कैंसिल हो गया, +28 -15 हमारे पास आ गया 13y, जो कि बराबर है किसके, यहाँ पे इसको माइनस करने पे 390 आया। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 390/30 विच इज इक्वल टू 30।
यानी कि y क्या था, कॉस्ट ऑफ वीडियो कैसेट, यानी कि कॉस्ट ऑफ अ वीडियो कैसेट इज 30 रुपीज। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ, ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, x निकाल लेते हैं, y तो y गया हमारे पास, है ना। x निकालने के लिए कोई भी, आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो मैं काम करती हूँ, मैं फर्स्ट यूज कर सकती हूँ। तो इन 7x plus 3y is equal to 1110। 7x, एक मैंने यहाँ पे एक चीज गलत लिखी है, वो क्या है कि यहाँ पे मेरे पास x आया है ना कि y। मैंने y तो कैंसिल कर दिया था ना, तो यहाँ पे हमारे पास आया है 13x, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आई है 30। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू की जगह रख देंगे 30 प्लस 3y। तो ये हो गया 210 प्लस 3y इक्वल टू 1110। यहां से 3y की वैल्यू आ जाएगी 1110 माइनस 210, दैट इज 3y आ गया हमारे पास 009। तो यहां से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300, है ना, 300 आ जाएगी। अगर हम माइनस करेंगे 900 आएगा, एंड उसको फिर डिवाइड करने पे वी विल हैव 300। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट इज रुपीज, ऑडियो था हमारा x विच इज ₹30, एंड कॉस्ट ऑफ वीडियो कैसेट इज ₹300। क्लियर है बात, पक्का। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, हमने दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, 2 डिजिट नंबर की। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नंबर है वो 9 से बड़ा है एंड 100 से छोटा है, यानी कि उसकी रेंज कहाँ से है, 10 से लेकर 99 तक, ये उसकी रेंज है। मतलब नंबर इन्हीं के बीच में कहीं लाई करेगा। अब हम जो हमारा 2 डिजिट नंबर होता है उसको लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। इसको लिखते हैं 10x प्लस y, जहां पे x हमारा होता है टेंस की प्लेस पे एंड y होता है यूनिट्स की प्लेस पे। तो यहाँ पे वेयर y is at ones place, ones यानी यूनिट्स प्लेस, एंड x is at टेंस प्लेस। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा 37, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 30 प्लस 7, दैट इज 10 इंटू 3 प्लस 7। तो यहां से मैंने इस फॉर्मेट को लिखा कि 10x प्लस y, यानी कि आपका जो 3 है वो क्या हो गया x यानी कि टेंस की प्लेस पे, एंड y क्या हो गया हमारा एट वन प्लेस विच इज 7 इन दिस केस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे 10x प्लस y क्यों लिया है। ठीक है, अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स क्या है हमारे x एंड y। यहाँ पे हमारे डिजिट्स क्या है, डिजिट्स है हमारे x एंड y, इनका सब हमें गिवन है 12, मतलब कि x प्लस y कितना आ गया हमारे पास 12। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर वो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया, यानी कि जहां x था वहां y आ गया, जहां y था वहां x आ गया। यानी कि मेरे पास अगर नंबर 37 था, इसे मैंने इंटरचेंज किया, तो यानी कि ये हो गया 73। तो जहां y था वहां x आ जाएगा, जहां x था वहां y आ जाएगा। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम इंटरचेंज कर रहे हैं किसको, अपने डिजिट्स को। तो ये मेरा नंबर बन जाएगा, नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 10y प्लस x। क्लियर है बात, ठीक है। अब वो क्या कहे, जो नंबर मेरे को मिला है वो क्या है, एक्सीड्स द गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है, 10x प्लस y,
है ना, एक्सीड कर रहा है बाय 18। एक्सीड का मतलब हमें माइनस करना है, एंड यहाँ पे आया 10x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 18। क्लियर है बात? ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10y प्लस वाई हो गया 11y, एंड प्लस x माइनस 10x हो गया माइनस 9x, ये आ गया 18। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ये रही, दूसरी यहाँ है। अब हम इनको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x एंड y के वेरिएबल फिर से जो कोफिशिएंट है वो फिर से अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर हम अच्छा इसको यहाँ पे इस केस में हम इसको लिख सकते हैं -9x प्लस 11y इक्वल्स टू 18। ये हमारी होगी सेकेंड, बिकॉज पहले x फिर y, मतलब हम एक फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं कि हम वेरिएबल्स को एक ऑर्डर में लिखना है। आप y भी पहले लिख सकते हो, पर फिर दोनों इक्वेशन में y पहले आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई किया 9 से तो ये आ गया 9x प्लस 9y इक्वल टू 108। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, -9x प्लस 11y इक्वल्स टू 18। तो मैंने इसी में क्या कर देना है, ऐड करना है इक्वेशन 2 को, जो कि क्या आ जाएगा, ऐड करने पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया, 9y प्लस 11y हो गया हमारे पास 20y, एंड यहाँ पे 108 प्लस 18 हमारे पास आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 126/20, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, हमारी x की वैल्यू भी आ जाए। अच्छा, यहाँ पे exceeds the given number, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, -10x माइनस वाई। यहाँ पे ये वाला पार्ट में मैं दोबारा से आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन एरर हुई है, जहाँ पे हमारे पास था 10y प्लस x माइनस 10x माइनस वाई। अब देखो यहाँ मैंने माइनस के बाद ब्रैकेट क्यों लगाया, उन्होंने कहा था कि एक्सीड्स द गिवन नंबर। गिवन नंबर हमारे पास है 10x प्लस वाई, तो माइनस करने पे सारे टर्म्स माइनस हो जाएंगे, तो इसलिए दोनों माइनस हो गए। अब 10y माइनस 9y हो गया, हमारे y आ गया 9y, एंड ये हमारे पास आ गया माइनस 9x विच इज इक्वल टू 18। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि हम 9 को ले लेते हैं कॉमन। कॉमन लेने पे हमारे पास आया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। अब 9 को आप भेज सकते हो राइट साइड पे, तो ये हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये आई हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है बात? ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास पहली वाली है x प्लस वाई इज 12 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज 2। तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो इक्वेशंस को। सिंपली ऐड करने पे क्या होगा, x तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 2y एंड ये हमारे पास आ गया 14, यानी कि y की वैल्यू आ गई 7। y आ गया हमारे पास 7, यानी कि जो हमारा नंबर है, डिजिट है एट दी वंस प्लेस, वो 7 है। क्लियर है। अब यहां से हम निकालेंगे x। हमें पता है इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई हमें कितना दिया है, 12। तो अगर आपका y 7 है तो x कितना आ जाएगा, 12 माइनस 7 दैट इज 5, यानी कि द नंबर इज 10x प्लस वाई। 10 इंटू x का मतलब 5 प्लस 7 विच इज 57 इज दी आंसर। कि हमने ये नंबर लेके चले थे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमने दो इक्वेशंस फॉर्म की, फिर आंसर निकाल लिया। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आपको जो भी क्वेश्चंस थे वो भी अच्छे से क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप ट्राई करेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपका आंसर आया है, ताकि इनकेस कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आगे जाके आपको इसकी इस केस में हेल्प कर सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मतलब ये टॉपिक हमारा यहाँ पे अभी खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी एंड आपने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब इसके बेस में जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको आराम से कवर कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हो चाहे वो आपके बेसिक क्वेश्चंस हो। इन केस आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक चैप्टर पे कोई वीडियो बनाऊं, उसका भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आई विल प्रिपेयर अनदर वीडियो फॉर द सेम टॉपिक। थैंक यू।